नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे जो उन्वानात दिए गए हैं, वक्फ का तहफ़्फ़ुज़, उसके अमली इक़दामात, ज़रूरी दस्तावेज़ात, इजाज़तनामे और उनकी अहमियत, इंशाअल्लाह ये उन्वानात को हम जो हमारी रिसर्च है उसके ताल्लुक़ से पॉइंट टू पॉइंट एलोबरेट करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। और अभी तक के जितनी भी बातें की गई है बफ़ज़्ल ताला वो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अक्सर ये होता है कि जलसे होते हैं, प्रोग्राम होते हैं और वो मुबारकबाद के सिलसिले के बाद में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम की जो मैं शुरू से तैयारियां देख रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला ये एक तहरीक है, ये एक मिशन है और इंशाअल्लाह इसके नताइज जो हैं वो ऐसे होंगे कि जो ये काला कानून बना है उसको उनको रद्द करना पड़ेगा और जो सही है वो इंशाअल्लाह इम्प्लीमेंट होगा। मैंने तमाम ही लोगों के जो पॉइंट हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं और वो इतने अहम हैं कि उस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो आपको पर्चा दिया गया है दस्तावेज़ के ताल्लुक से, वो यूं ही नहीं बनाया गया, उसके पीछे तकरीबन 150 अफराद की मेहनत है, जो वक्फ से जुड़े हैं, चैरिटी से जुड़े हैं, ट्रस्ट में हैं, NGOs हैं। वो पूरे कंप्लाइंस को पहले स्टडी किया गया, उनका डेटा कलेक्ट किया गया, फिर उसके बनने के बाद में दानिश्वर हजरात से उसका रिव्यू लिया गया और उसके बाद में उसे लॉन्च किया गया। और लॉन्च होने के बाद में उसको एक हेल्प डेस्क की शक्ल में जुमा मस्जिद के अंदर एक प्रोग्राम हुआ और 15 दिन तक वो प्रोग्राम चला और बफ़ज़्ल ताला उसका एक्सटेंशन नेक्स्ट ईयर तक के लिए कर दिया गया है। अब ये क्या है, किस तरह से है, इंशाअल्लाह हम आपको बताते चलेंगे। और हलीम सिद्दीकी साहब ने उसको प्रिंट भी करवाया है और तकरीबन सबके पास वो मौजूद है। मैं उसको इंशाअल्लाह एक्सप्लेन भी करूँगा और उसमें क्या क्या हमें चैलेंजेस आए वो भी हम आपको बताएंगे। तो प्रोटेक्शन ऑफ वक्फ एक्टिविटीज़, डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज बनाए गए हैं, तो सबसे पहले हमने जो मुंबई में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको अप्रोच किया और उनके पास 40 साल, 50 साल, 60 साल, 80 साल की जो फाइलें थी वो फाइलों को निकाला। वो राजी नहीं हो रहे थे। वो राजी इसलिए नहीं हो रहे थे कि अगर उनके कागजात मंजर आम पर आ जाएंगे तो शायद उनको तकलीफ होगी, लेकिन उनको मनाया गया और वो तमामी कागजात को एक तरतीब दी गई। तरतीब देने के बाद में उसमें जितने भी उन्वानात थे उसको एक टाइटल दिया गया, उस टाइटल की फाइल क्रिएट की गई और फाइल क्रिएट करने के बाद में उसको तमाम टाइटल के अंदर फिट किया गया। वो जो आपको 7 पेज के कंप्लाइंस नज़र आ रहे हैं वो 150 से ज़ायद मस्जिदों के डेटा कलेक्शन होने के बाद में हुआ है। उसके बाद में जो हमें चैलेंजेस आए, सबसे बड़े चैलेंजेस तो हमारे लिए ये है कि जो मरकजी हुकूमत है उसकी नीयत हमें मालूम है कि उसकी क्या नीयत है, वो क्या करना चाहते हैं, तो हम उससे बखूबी वाकिफ हैं। उसके बाद में चैरिटी कमीशन का इतना रोल आता नहीं है और चैरिटी कमीशन के कुछ कंप्लाइंस है और जो 1995 के बाद में जो इदारे थे वो उन्होंने वक्फ में दे दिया गया है, तो चैरिटी कमीशन का इतना रोल नहीं है। और जो वक्फ का बोर्ड का जो रोल है वो बहुत बखूबी मुल्ला साहब ने बताया है कि उन्होंने क्या क्या जुल्म किए हैं
तो वो पूरी एक दास्तान आपके सामने पेश की गई है। दूसरा, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिसेस आते हैं, तो वो नोटिसेस की क्या बैकग्राउंड है, उनको कितने पावर्स हैं और वो किस तरह की नोटिस क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी पूरी एक वकला की टीम काम कर रही है। और कोई भी नोटिस आता है तो उसको लीगल सेल के जरिए जवाब दे दिया जाता है। उसके बाद में बीएमसी, एक्चुअली बॉम्बे के बारे में तो सब जानते ही हैं कि ये इसके अंदर एक लैंड माफिया का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लैंड की स्कैरसिटी है। और अभी तक के जो हम लोग का एक टेंटेटिव सर्वे है कि बॉम्बे के अंदर जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो करोड़ों में है। और जो हमारे सदर साहब शेख खतीब साहब जो उस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह उस पर भी मैं रोशनी डालूंगा कि किस तरह से न सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, वो सर्वे नंबर लेके उस सर्वे नंबर पर जितनी प्रॉपर्टी दर्ज है प्रॉपर्टी कार्ड की, उसकी भी तफसीलात निकाल रहे हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा हमें मायूसी हुई है वो ट्रस्टियों की जानिब से हुई है कि ट्रस्टीज कोऑपरेट नहीं करते हैं, ना वो केवाईसी क्लियर करते हैं, ना वो चेंज रिपोर्ट करते हैं। हत्ता के एक ट्रस्टी 10 साल 12 साल 15 साल से इदारे पे हैं और एक बार अगर वो बन गए सदर साहब तो वो रशिया और चाइना को फॉलो करना चाहते हैं। जैसे रशिया में प्रेसिडेंट एक बार कायम हो गया तो फिर उसको हटाना मुश्किल है, खैर वो उनका जो भी सिस्टम होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे ट्रस्टियों का ये हाल है, आप रहें, आपका खुलूस, आपकी खिदमत, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारियां हैं आप उसको निभाएं। तो ये हमने पुलिस को मैनेज कर लिया, बीएमसी की नोटिस को मैनेज कर लिया, लेकिन हमको 4 ट्रस्टी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। हत्ता के जो पुराने ट्रस्टीज है उन्होंने, मुल्ला साहब ने बताया कि वक्फ के अंदर से पेपर गायब हो गए, ट्रस्टियों के घर से पेपर गायब हो चुके। तो बहरहाल ये नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर जो लोकल डायनेमिक्स हैं, जो ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, उनको हमें आइडेंटिफाइड करना चाहिए और मस्जिद को एक स्मूथ ऑपरेशन में लाना चाहिए। तो ये सारे चैलेंजेस रहे। और उसके बाद में जो दस्तावेज के जो कंप्लाइंस तैयार किए गए उसको इंशाअल्लाह मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें मौजूद हैं। मैं उसके हेडलाइंस पे बात करूंगा जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करो, ओनरशिप। हम लोग बहुत सारे यूट्यूब्स देखते हैं, उसके अंदर छोटी छोटी सी क्लिप आती है और बताया जाता है कि ये देखो ये दरगाह है और ये दरगाह हाईवे के किनारे है, ये देखो ये दरगाह है ये पट्टी के किनारे है, ये दरगाह ये स्टेशन के पास है। तो ये जो भी बाबा हैं, बुजुर्ग हैं, इनको कोई जगह नहीं मिली कि ये पटरी पर है, हाईवे पर है और बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर है। तो उनको एक सादा सा जवाब ये है कि वो पटरी बाद में आई है, वो स्टेशन बाद में आया है, वो एस्टेब्लिशमेंट बाद में बना है, वो जो वहां पर मदफन है वो उसी की जगह है जहां पर तुम्हारे आज के एस्टेब्लिशमेंट खड़े। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम उन पेपरों तक पहुंचे नहीं, उन दस्तावेज तक हमारी रसाई नहीं हुई। और मैं ये भी बताता चलूं कि जितनी रोशनी मुल्ला साहब ने डाली है, बहुत सारे दस्तावेज तो यूं ही गायब हो चुके हैं। उसका वाली कौन है, उसका जवाबदार कौन है, वो कहां से आएंगे। तो उस लिहाज से जो भी क्लेम किया जा रहा है कि वक्फ की इतनी जगह है, इतनी जगह है, मसाजिद की इतनी जगह है, सबसे ज्यादा जो जगह है वो दरगाह की है। क्योंकि उस जमाने में वो बुजुर्ग जब वो उनसे कोई करामत हो जाती थी या कोई खिदमत हो जाती थी तो उनको वो जगह दे दी जाती थी, चाहे वो कोई भी किंग हो।
वो इनामी जगह हुआ करती थी, दैट इज इन एकर्स। यहां पर इगतपुरी में सदरुद्दीन एक बुजुर्ग है, उनकी जो दरगाह है, हमने गाड़ी स्टार्ट करी और गाड़ी का पूरा राउंड लिया और फिर वो गाड़ी उस पॉइंट पर रुका है। उन्होंने बताया जहां तक कि आप चलोगे पूरी जगह दरगाह की, और उसके दस्तावेज, तो उस लिहाज से हमें जो दस्तावेज है उनको ऑर्गेनाइज करना है। मेरे से पहले जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर रहे थे, हालांकि मेरा वो मौजू नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे कभी मौका मिला तो जो मैंने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के कंप्लाइंस तैयार किए हैं उस पर भी इंशाल्लाह मैं रोशनी डालूंगा। तो आप देखेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट से डेथ सर्टिफिकेट तक, डेथ सर्टिफिकेट आपका नहीं, डेथ सर्टिफिकेट आपके घर के किसी मरहूम का, वो किस तरह से फाइल में हमें रखना चाहिए। खैर वो इंशाल्लाह वो मौका आएगा। जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो सिटीज में अलग है, जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो रूरल एरिया में अलग है, और जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो डिफरेंट एरियाज के अंदर उसके डिफरेंट चैलेंजेस है और उसकी ओनरशिप है। महाबलेश्वर के अंदर जो पूरा लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड है, वहां पे 18 मस्जिद है, 3 कब्रिस्तान है, वो पूरे फॉरेस्ट लैंड के ऊपर। हाउ टू ऑर्गेनाइज, उसको किस तरह से नगर निगम में लिया जाए और नगर निगम से किस तरह से ट्रस्टीज के पास या इदारों के पास पहुंचा जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जो इलाके में जो मस्जिद या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी की क्या नौइयत है, उसके क्या कागजात होना चाहिए, उसके ऊपर तवज्जो देके उसके ऊपर सबसे पहले अपने राइट्स को हमें पहुंचना है और उसके ऊपर अपना हक जताना है। दरगाहों के साथ साथ एक चीज और होती है जिसे चिल्ला कहते हैं। चिल्ला जो होता है उसमें कोई अंदर ग्रेवयार्ड नहीं है, यानी तो कोई वहां पर मदफन नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिल्ले की अहमियत है। उसकी अहमियत इसलिए है कि उस जमाने में वो जो भी बुजुर्ग होंगे वो वहां बैठ के इबादत किया करते थे या वो वहां पर बैठ के लोगों के काम किया करते थे। तो जो उस जमाने के नवाब राजा हुआ करते थे वो जगह भी उन्होंने वो चिल्ले को वक्फ की गई है, तो उसकी भी अहमियत है, उसके भी दस्तावेज होना चाहिए। और ये तमाम ही चीज जब हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं से उसके सुराग नजर आएंगे। उसके बाद में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कमेटी और उसका गवर्नेंस। जो इदारे मौजूद हैं और जो उनकी कमेटियां हैं, बहुत मुमकिन होगा कि वो जो मौजूदा कमेटी है उसके पास प्रीवियस टू प्रीवियस कमेटी के कोई रिकॉर्ड नहीं होंगे, ना उसके पास होंगे ना उसके रिकॉर्ड चैरिटी में होंगे। और खुदा ना खास्ता अगर उसकी लिंक नहीं है चेंज रिपोर्ट की और हैंड ओवर की, तो वो कमेटी को कभी भी डिसॉल्व कर दिया जा सकता है। तो जो मौजूदा कमेटी है उसे चाहिए कि वो बैक टू बैक जो भी कमेटी ने एस्टेब्लिश किया है, जो भी कमेटी ने उसकी जिम्मेदारी ली है, उसकी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए उसको पेपर को अपडेट करें। तो ये है कमेटी और उसका गवर्नेंस। बहुत माइन्यूट लेवल पर यह तैयार किया गया है, इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन है, मैं अंग्रेजी में कर रहा हूं, उसको पढ़ता हूं। उसके बाद में करस्पॉन्डेंस। हमने जब मस्जिदों की फाइल को निकाला तो हर फाइल में लाइट बिल निकला, तकरीबन हर फाइल में पावती की चिट्ठी निकली, हर फाइल में किसी न किसी किस्म की दरखास्त निकली। कोई एक ऐसी फाइल नहीं जो कि मुस्तकिल उसके टाइटल के लिए हो। हर फाइल हर कागज को रिप्रेजेंट कर रही है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि वी आर वीक इन करस्पॉन्डेंस।
एक फाइल जो चैरिटी के साथ हो, एक फाइल वक्फ बोर्ड के साथ हो। वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से इतनी सारी बातें आई, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जब हम वक्फ में जाते हैं तो वो वही पेपर मांगता है जो पेपर हमारे पास नहीं होते। ये तो हुई इदारे की बात। अगर हम हमारे घर में भी अगर कोई पेपर ढूंढे तो जो नहीं चाहिए वो पेपर हाथ में आता है, और जो काम का पेपर है वो किसी और मौके से हाथ में आता है। तो मस्जिदों के साथ भी इस तरह की चीजें पेश आती हैं। बॉम्बे शहर के अंदर वो नाम जगहों का भूल रहे थे। जो लाल शाह बाबा है वो लाल बाग में करी रोड, हार्ट ऑफ द सिटी, और जो दूसरी जगह का जिक्र कर रहे थे वो जंगली पीर शाह बाबा है, वर्ली सी फेस, जिसके पीछे पीरामल का बंगला है, और उसके आगे पुलिस डिपार्टमेंट और वर्ली डेयरी। करोड़ों की जगह है, करोड़ों की। उसके पेपर ऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन वो मंजर आम पे आते नहीं। जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी में बड़ा कब्रिस्तान है। उस जमाने के जो दस्तावेज है वो हम लोगों ने फ्रेम करके लगाए हैं कि ये खरीदी खत है, ये इसकी कीमत अदा की गई थी, इन लोगों ने कीमत अदा की गई, और ये ब्रिटिश कॉर्पोरेट की रिसिप्ट से उसके सामने। वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर जो रेंट पे घर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं बॉम्बे के अंदर क्या रेंट लेते होंगे जो मस्जिद की दुकानें हैं। अगर हम साउथ बॉम्बे की बात करें या नॉर्थ बॉम्बे की बात करें, वहां पर एक इलाका है कलीना यूनिवर्सिटी, उस दरगाह की पीर बंगाली शाह बाबा, दरगाह की 7 दुकानें, दुकान का एक दुकान का रेंट कितना मालूम है? 200 रुपए। और उसने जिसको दुकान चलाने दिया है वो 40,000 रुपए लेता है। अगर टेनेंट को तो रेंट आ रहा है 200 रुपए, वो जिसको रेंट पे दिया है उससे वो कलेक्ट कर रहा है 40,000 रुपए। जो टेनेंट है उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। अगर उसको खाली कराना है तो वो 2 करोड़ रुपए मांगता है। बहरहाल ये कुछ एक स्टडीज है जो मैंने आपके सामने रखी है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है वो तो हमारे जो जिम्मेदार हैं वक्फ के एक्सपर्ट और जो चैरिटी के हैं वो लोग आपको बता दिए हैं, और आप बाद में राब्ता कर सकते हैं। जो दूसरा टॉपिक है हमारा कि हमें अमली इक़दाम क्या लेने हैं। देखिए, जब तक कि हम कोई एक डेस्क मुहैया नहीं करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन का जब ग्राउंड रियलिटी पर, ग्राउंड पर काम नहीं होता है तो फिर ये इसका कुछ रिजल्ट नहीं आता है। हमने जो किया वो हम आपको बता रहे हैं, और आपको क्या करना चाहिए वो इंशाल्लाह हम आपको सजेस्ट करेंगे और उसमें आगे भी इसकी रहनुमाई करेंगे। सबसे पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया। बंबई में तकरीबन 3,500 मस्जिद, मदरसे, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान, इमामबाड़े और ईदगाह, उन सब का डेटा हमने कलेक्ट किया। चैरिटी कमीशन के पास क्या का डेटा होगा और वक्फ के पास क्या डेटा होगा, हमारे पास पूरा मुकम्मल डेटा है। डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को करेक्ट किया, उसको कंप्लीट किया, और जो डेटा सोर्स हमारे पास आया वो वक्फ बोर्ड, जिन्होंने आज तक हमको डेटा नहीं दिया, हमको डेटा मिला है पुलिस डिपार्टमेंट से। पुलिस डिपार्टमेंट से क्या कैसा डेटा मिला वो भी हम आपको बताते हैं। बॉम्बे में 98 पुलिस स्टेशन है। हमने सारे पुलिस स्टेशन के अंदर आरटीआई डाले कि भाई आपके जुरिडिक्शन के अंदर कितनी मस्जिद, मदरसे, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान है जिनका आप ईद मिलादुन नबी में अमन कमेटी के नाम पर या किसी और कमेटी के तहत आप लोग उनको बुलाते हैं, तो उनका डेटा हमको चाहिए।
तो उसके तहत हमारे पास 3500 डेटा है और कंप्लीट डेटा है। उसके बाद हमने क्या किया, वो डेटा कलेक्ट करने के बाद में जो मसाजिद है उनको हमने एक लेटर दिया और वो लेटर हमने मराठी जबान में दिया। मराठी जबान में भी क्यों दिया वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर हम उर्दू में वो लेटर देते मस्जिद के जिम्मेदारों को तो उनको ऐसा लगता कोई जमात का इस्लाही माशरा प्रोग्राम है तो उसका दावतनामा होगा। हमने उर्दू में नहीं दिया, हमने अंग्रेजी में इसलिए नहीं दिया, हमको लगेगा कोई चैरिटी कमीशन, वो क्या बोलते हैं, करियर फेस्ट है या एजुकेशन है इसलिए बुला रहे। मराठी में दिया और बिल्कुल बोसीदा औरात में उसमें दिया है। फिर उन्होंने हमसे राब्ता किया कि भाई ये क्या लेटर है। फिर वो लेटर के तहत उन्होंने हमसे राब्ता किया, फिर उनको हमने बताया कि भाई ये इस तहत आपको मदऊ किया जा रहा है, आप आइए, ये दस्तावेज के कंप्लाइंस है, इसको आप पढ़िए, अगर आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो हमारे पास 150 वॉलंटियर्स हैं जो आपकी मस्जिद में आएंगे, आपकी फाइल को देखेंगे और आपको दुरुस्त करके देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ है। उसके बाद में जब आपकी सारी कनेक्टिविटी हो जाती है, जैसा कल से मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपने तौर से सर्वे कर रहा हूँ, तो मुझे बताया गया कि 600 मस्जिद है। तो जिस तरह से ये कॉन्फ्रेंस रखी गई, अगर इसके आगे के स्टेप पर आप काम करें आसिफ साहब, तो एक हेल्प डेस्क बनाएं, जो दस्तावेज की रिक्वायरमेंट है उसकी ट्रेनिंग लें और तमाम मस्जिदों को बुलाएं और अपने तौर से खिदमत के तौर से उनके तमाम दस्तावेज को ऑर्गेनाइज करें, वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव रखें। और ये 2 चिट्ठी आ चुकी है, बिल्कुल आखिरी बात 2 मिनट के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जिन जिन मस्जिदों से हम जुड़ रहे हैं उन मस्जिदों में चलना अब नहीं होता। उन मस्जिदों का हमने एक डेटा कलेक्शन किया हुआ है, जो मुसल्ली वहां पे नमाज पढ़ने आते हैं और जो मस्जिद हजरात चलने के लिए जाते हैं अब वो नहीं जाते। उनको जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है, 100 रुपया 50 रुपया, उनको एक डेट को मैसेज चला जाता है, QR कोड चला जाता है और अमाउंट आ जाता है। जिन मस्जिदों में 50,000 का कलेक्शन होता था, इस तरीके से आज उनका कलेक्शन 1 से 1.25 लाख हो चुका है और कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह सबका घर चलाता है, अल्लाह का घर चलाने के लिए हमको चलने की जरूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना कारामद हमारा एक्सपेरिमेंट रहा है कि हमको जो बागी साहब चाहते हैं उनसे कोई बैर नहीं, उनको उसका जो है मेहनताना दिया जाता है। लेकिन ये जो एक इमेज थी कि घर घर जाके चंदा कलेक्ट करना, अल्हम्दुलिल्लाह वो खत्म हो गई। उसके बाद बहुत सारी हमारे पास तजावीज़ है जो मैं सर को बताऊंगा और उसके जरिए हम तमामी मस्जिदों का एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं और जो भी इस्लाही फलाही पैगाम है एक व्हाट्सएप के जरिए हम 5 मिनट के अंदर पूरे शहर तक पहुंचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।